नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक कुमार पांडे और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल KYBM नो योर बॉडी एंड मेडिसिन में। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया था। इसमें मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो हमारे कुछ आपके पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं या लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं व्हिच कैन नॉट क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय एनी मीन्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। उनके लिए एक नया ट्रांसपोर्ट मेथड आया, वो है एक्टिव प्रोसेस। ठीक है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को करने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेथड से आपके मॉलिक्यूल्स को जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करने के लिए क्या होता है, एनर्जी की आवश्यकता होती है, एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, और दे मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या अप हिल मूवमेंट करते हैं। ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया। फिर सोर्स ऑफ एनर्जी के आधार पे हमने बताया था एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपका दो प्रकार का होता है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी, और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपका सोर्स ऑफ एटीपी क्या होता है, द एनर्जी स्टोर्ड इन द आयनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया। फिर प्राइमरी में हमने एक एग्जांपल लेकर आपको पूरा एक्सप्लेन किया था, दैट वाज द सोडियम पोटेशियम पंप, है ना। वहाँ पर जो आपकी ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होती हैं उनको हम पंप कहते हैं, तो सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में बताया था। फिर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स में हमने आपको बताया था सिम्पोल्टर्स एंड एंटीपोल्टर्स। ठीक है, सिम्पोल्टर्स में आपको मैंने बताया था सोडियम ग्लूकोज आपके सिम्पोल्टर्स होते हैं एग्जाम्पल में, और सोडियम अमीनो एसिड्स आपके सिम्पोल्टर्स होते हैं। एंटीपोल्टर्स में आपको सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोल्टर एंड सोडियम आपका कैल्शियम एंटीपोल्टर के बारे में बताया है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले क्लास में एक्सप्लेन किया है, वो आप अगर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जा करके आप इसको दे सकते हैं। आज आपको मैं पढ़ाऊँगा, मैंने आपको बताया था कि आपका ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने बताया था तीन तरह से होता है। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसपोर्ट, जिसमें आपको हमने बताया था डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस पढ़ाया। फिर दूसरा हमने बताया ट्रांसपोर्टर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट, जिसमें आपको ट्रांसपोर्टर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट में ही हमने आपको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट बढ़ाया। अब तीसरा हमारा जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है दैट इज द ट्रांसपोर्ट इन वेसिकल्स। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट इन वेसिकल्स, इसमें भी दो तरह से वेसिकल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। एक होता है आपका एंडोसाइटोसिस और दूसरा होता है एक्सोसाइटोसिस। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रांसपोर्ट इन वेसिकल्स में पहला एंडोसाइटोसिस। तो आज आपको मैं पढ़ाऊंगा ट्रांसपोर्ट इन वेसिकल्स में पहला आपका एंडोसाइटोसिस। वेसिकल्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि वेसिकल्स आपके क्या होते हैं, दीज आर द स्मॉल आपके बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर फ्लूइड फिल्ड होते हैं। इनके द्वारा आपका क्या होता है, बहुत सारे आपका मटेरियल्स का आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ट्रांसपोर्ट इन वेसिकल्स में हम पहला पढ़ेंगे एंडोसाइटोसिस। एंडो मीन्स होता है आपका विद इन, एंडो मीन्स होता है आपका विद इन, और साइटोन मीन्स होता है सेल, है ना। मतलब जब आपका कोई भी मटेरियल जो है सेल के अंदर वेसिकल्स के फॉर्मेशन के द्वारा जो है अगर सेल के अंदर आता है तो उसी को हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। मीन्स व्हेन द मटेरियल मूव्स इनटू द सेल इट इज कॉल्ड द एंडोसाइटोसिस। ठीक है, और फिर हमारा ये एंडोसाइटोसिस होता है, इट इज़ एक्टिव प्रोसेस होता है। एक्टिव प्रोसेस मैंने आपको बताया क्या होता है, इट इज़ एक्टिव प्रोसेस बिकॉज इट रिक्वायर्स द सेलुलर एनर्जी फॉर दिस काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मतलब इस ट्रांसपोर्टेशन में चूँकि सेलुलर एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए ये हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। ये एंडोसाइटोसिस भी अगर देखा जाए तो ये भी आपका तीन तरह से होता है। पहला आपका होता है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, दूसरा आपका होता है फैगोसाइटोसिस, और तीसरा होता है बल्क फेज एंडोसाइटोसिस। रिसेप्टर मीडिएटेड साइटोसिस,
इसका मैंने ये फिगर बनाया हुआ है, इसको अभी मैं समझाता हूँ। रिसेप्टर मीडिएटेड मतलब रिसेप्टर के द्वारा जब एंडोसाइटोसिस जो है रिसेप्टर से मीडिएटेड हो, यानी रिसेप्टर से स्टिमुलेटेड हो, तो ऐसी एंडोसाइटोसिस आपके रिसेप्टर मीडिएटेड साइटोसिस का कहलाती है। फैगोसाइटोसिस आपका, फैगो मीन्स होता है आपका, फैगो मीन्स होता है टू ईट, है ना, है ना। तो फैगोसाइटोसिस मतलब ये इस तरह से, एक तरह से कहा जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज सेल ईटिंग, इसको कहते हैं सेल ईटिंग। मतलब लगता है ये फैगोसाइटोसिस, अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। तो फैगोसाइटोसिस को हम सेल ईटिंग कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये इसमें ऐसा लगता है कि कोशिका कोई चीज़, जैसे हम खाना खाते हैं मुंह से, वैसे ये कोई सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनको इस तरह से खाते हैं, इसीलिए इसको सेल ईटिंग कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। तीसरा आपका होता है बल्क फेज एंडोसाइटोसिस। बल्क फेज एंडोसाइटोसिस, या इसी को हम क्या कहते हैं, एक और नाम से बुलाते हैं, पिनोसाइटोसिस, है ना, पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। या पिनो मतलब होता है टू ड्रिंक, है ना, टू ड्रिंक मतलब जैसे फैगो मीन्स टू ईट, ये सेल ईटिंग कहलाता है, वैसे ये बल्क फेज एंडोसाइटोसिस या इसको पिनोसाइटोसिस कहते हैं। पिनो मीन्स होता है टू ड्रिंक, या इसी के उस पर कहते हैं हम सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं, ठीक है। मतलब इसमें ऐसा लगता है कि जब कोई लिक्विड मटेरियल आपका सेल जो है इनगल्फ करती है, तो ऐसा लगता है कि वो पानी जैसा पी रही है ना, तो ये पानी पी रही है, इसी को हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं। तो यही आपके एंडोसाइटोसिस तीन तरह के होते हैं, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, दूसरा होता है फैगोसाइटोसिस, और तीसरा होता है बल्क फेज एंडोसाइटोसिस, जिसको हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं। तो इन दोनों को अभी मैं आगे बढ़ाऊंगा। सबसे पहले आपको रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस समझाता हूँ, ठीक है। रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस आपकी क्या होता है, इसमें हमारा जो वेजाइकल का फॉर्मेशन होता है वो कब होता है, व्हेन रिसेप्टर प्रोटीन, कोई एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन व्हिच एक्ट्स लाइक एज अ रिसेप्टर, इट रिकॉग्नाइजेज एंड बाइंड्स विद द लिगैंड। लिगैंड आपको मैंने पहले बताया, लिगैंड्स आर दोज स्पेसिफिक आपके मटेरियल्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं व्हिच जो है बाइंड्स विद स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिसेप्टर्स, जो कि एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिसेप्टर से ही बाइंड करते हैं, वही लिगैंड्स कहलाते हैं। तो आपका रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस में आपका वेजाइकल कैसे बनती है, कब बनती है, व्हेन और रिसेप्टर आपके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे सिचुएटेड होती है, इट रिकॉग्नाइजेज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल एंड बाइंड्स विद इट, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द वेजाइकल, और वो वेजाइकल फिर आपका अंदर आ जाता है, ठीक है। आपके ये रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस के द्वारा जो होता है, आपके कुछ एग्जांपल्स जिनका आपके सेल इनगल्फ करती है, जो मटेरियल्स को अंदर लेती है, कौन कौन से होते हैं, इसमें एक एग्जांपल आता है एलडीएल, जो आपका होता है। एलडीएल क्या होता है, एलडीएल इट इज़ अ कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स होती हैं, है ना, इनको हम लो डेंसिटी जो लाइपोप्रोटीन्स होती हैं उनको एलडीएल कहते हैं। दूसरा आपका जिसका रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस के द्वारा आपकी कोशिकाएं अपने शरीर सेल के अंदर लेती हैं, कुछ आपके विटामिन्स होते हैं, कुछ विटामिन्स इसी मेथड से सेल के अंदर आते हैं, कुछ आपके हार्मोन्स भी इसी मेथड से आते हैं, कुछ आपके एंटीबॉडीज़ हमारे जो होते हैं, वो हमारे एंटीबॉडीज़ भी आपकी कोशिकाओं के अंदर इसी मेथड से अंदर आते हैं। और आपके एक और होता है ट्रांसफेरिन होती है, प्रोटीन ट्रांसफेरिन होती है, ट्रांसफेरिन होता है। ट्रांसफेरिन क्या होता है, ट्रांसफेरिन इट इज़ एन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होती है, जो कि हमारे ब्लड में रहता है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होती है। तो इसको भी सेल के अंदर इसी मेथड से
एंडोसाइटोसिस होती है, ठीक है। तो ट्रांसफेरिन आपका जो होता है एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है, इसका भी जो सेल कोशिकाएं ग्रहण करती हैं वो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस से करती हैं। एलडीएल लो डेंसिटी जो लाइपोप्रोटीन होती हैं व्हिच कंटेन्स द कोलेस्ट्रॉल, जो कि आपका कोलेस्ट्रॉल रखती हैं, इसका भी मूवमेंट इसी मेथड से होता है, ठीक है। कुछ विटामिन हैं, कुछ हार्मोन्स, कुछ एंटीबॉडीज, ये सब आपके रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस से होते हैं। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है, कैसे रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस होता है, ये मैंने आपको फिगर में बताया है, इसको आप समझिए। ये हमने एक जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स होते हैं एलडीएल का आपका रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस आपको फिगर में दिखाया है। इसमें ये जो एंडोसाइटोसिस होती है आपके 6 स्टेप में होती है, आप देख रहे होंगे फिगर में। पहला स्टेप मैंने दिखाया आपका बाइंडिंग, ये आपका है बाइंडिंग। ये आपका क्या आता है, जो हमने रेड ऐसा कप शेप बनाया, दीज आर द रिसेप्टर्स होते हैं, और ये आपका एलडीएल प्रोटीन होता है, एलडीएल के पार्टिकल्स हैं जो ग्रीन कलर से मैंने दिखाया। तो क्या होता है, ये रिसेप्टर्स आपके तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पहुंचते ही रहते ही हैं, ये आपके ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे ही हमारे एलडीएल के पार्टिकल्स आते हैं उसको रिकॉग्नाइज करते हैं और बाइंड करते हैं एंड फॉर्म द रिसेप्टर एलडीएल कॉम्प्लेक्स। इस तरह का रिसेप्टर एलडीएल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इसी को हम बाइंडिंग करते हैं। जिस ये इससे बाइंड करके रिसेप्टर एलडीएल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, और जहाँ पर ये रिसेप्टर्स इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जहाँ पर भी बना होता है वहीं पर आकर के ये एक क्लैथरिन प्रोटीन होती है, ये आपको जो कि साइटोप्लाज्म के तरफ ये आपका उल्टे टी के आकार दिख रही है, ये क्लैथरिन प्रोटीन होते हैं। ये यहाँ पर जहाँ पर आपके ये रिसेप्टर्स जो है कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वहीं पर आपके ये क्लैथरिन प्रोटीन साइटोप्लाज्म से के तरफ से जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाके चिपक जाती है, और इस तरह से एक छोटा सा इसमें गड्ढा बन जाता है, पिट जिसको कहते हैं, क्लैथरिन कोटेड पिट जिसको कहते हैं, एक छोटा सा गड्ढा बन जाता है। इस क्लैथरिन प्रोटीन की वजह से, इस क्लैथरिन प्रोटीन की वजह से ही क्या होती है, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है अंदर की ओर इनवेजिनेट करती है। इन्वेजिनेट मतलब ऐसे ये गड्ढा बढ़ता चला जाता है, अंदर की इन्वेजिनेट करती हैं, और ये सारे जितने भी रिसेप्टर एलडीएल कॉम्प्लेक्स होते हैं इसी इन्वेजिनेटेड पार्ट जो है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसमें ये क्या होता है, इनगल्फ हो जाते हैं, ठीक है। अगला स्टेप होता है वेसाइकल फॉर्मेशन। दूसरा जो स्टेप इसका होता है वो होता है वेसाइकल फॉर्मेशन। वेसाइकल फॉर्मेशन अब क्या होगा, जो आपके ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ये जो एज हैं, ये दोनों एज होते हैं, ये आपके जो है ऐसे चिपक जाते हैं, एंड क्या होता है, हमारा जो वेसाइकल होता है पिंच ऑफ हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, मीन्स इससे टूट करके अलग हो जाता है, और इस तरह से एक क्लैथरिन कोटेड वेसाइकल बन जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया 2 स्टेप। पहला आपका बाइंडिंग जो रिसेप्टर एलडीएल कॉम्प्लेक्स बन गया, दूसरा आपका वेसाइकल फॉर्मेशन जो कि एक क्लैथरिन कोटेड वेसाइकल। अब तीसरा स्टेप होता है फिर अनकोटिंग। तीसरा आपका स्टेप होता है इसमें अनकोटिंग। अनकोटिंग में क्या होता है, ये जो बाहर इस मेम्ब्रेन के तरफ चारों तरफ जो ये क्लैथरिन प्रोटीन की कोट लगी होती है, कवरिंग होती है, वो अब क्या होता है, वो अलग हो जाता है और एक अनकोटेड वेसाइकल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। ये क्लैथरिन प्रोटीन कहते हैं कि ये या तो वापस फिर चली जाती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो इनर सरफेस होती है, यानी साइटोप्लाज्मिक साइड में जो सरफेस होता है वहाँ पर जाके फिर से अटैच हो जाती है, या फिर ये इस हमारे सेल के अंदर मौजूद किसी दूसरे जो वेसाइकल होती है जहाँ पर क्लैथरिन प्रोटीन की ज़रूरत होती है उससे जाके जुड़ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, अनकोटिंग हो जाती है, ये क्लैथरिन प्रोटीन अलग हो गया और ये स्मूथ अनकोटेड वेसाइकल बन जाता है। फिर अगला स्टेप आपका आता है फ्यूजन विद एंडोसोम। चौथा स्टेप होता है, ये क्या होता है,
फ्यूजन विद इंडोसोम। अब आगे क्या होगा, जब ये अनकोटेड हो गई उसके बाद ये वेजाइकल, अब इसमें क्या है, अभी रिसेप्टर मौजूद है, आपका प्रोटीन है और आपका एलडीएल पार्टिकल है। तो ये इंडोसोम हमारा एक आपका सेल ऑर्गेनेल ही होता है, हम पढ़ेंगे आगे। तो उससे आपका ये एंडोसोम से जो है फ्यूज कर जाती है। फ्यूज होने के बाद क्या होता है, इसमें क्या होता है, दो प्रोट्रूजन्स आप देख रहे हैं, इस तरह से दो प्रोट्रूड्स आपके बन जाते हैं, जिसमें आपके जो रिसेप्टर प्रोटीन होती है वो अलग हो जाती है और आपका जो एलडीएल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके अलग हो जाते हैं। अब ये फिर आपका क्या होता है, ये जो प्रोट्रूजन्स होते हैं दे पिंच ऑफ फ्रॉम द एंडोसोम to form another transport vesicle which contains only the receptor molecules, जिसमें आपके केवल receptor molecules होते हैं। and second part is the second part of the endosome is that which buds off from the endosome which and forms another type of transport vesicles that contains the cholesterol molecules only. Thus the two transport vesicles are formed, one contains the receptor molecule and the other contains the cholesterol molecules. Okay, इस तरह से आपके ट्रांसपोर्ट वेजाइकल्स और आपके जो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये ट्रांसपोर्ट वेजाइकल फिर आपकी क्या होती है, ये वापस चली जाती है या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाके जुड़ जाती है और ये रिसेप्टर्स वापस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे चले जाते हैं। कहा जाता है कि इसके बनने में, मतलब ये जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल होता है इसको जब सेल के अंदर प्रवेश करती है वहां से और इसको वापस प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाने में टोटल टाइम जो लगता है वो 10 मिनट का समय लगता है। ठीक है, 10 मिनट समय लगता है जब ये अंदर आता है और वापस रिसेप्टर मॉलिक्यूल बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाता है, तो इसका टोटल टाइमिंग कहा जाता है कि 10 मिनट्स का होता है। ठीक है, तो ये तो वापस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चला गया। अब दूसरा ट्रांसपोर्ट वेजाइकल जिसमें आपका कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये तुरंत जाते हैं, तो ये आपका यही 5वां स्टेप होता है। दिस इज द रिसाइकलिंग ऑफ द रिसेप्टर, जो मैं आपको बता दिया हूं। पांचवा आपका यही स्टेप होता है मैकेनिज्म में, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस में, रिसाइकलिंग ऑफ रिसेप्टर। ये रिसेप्टर वापस आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को चले जाते हैं। ठीक है, और अगला फिर स्टेप आता है डिग्रेडेशन। छठवां हमारा इसमें स्टेप जो होता है मैकेनिज्म में वो होता है डिग्रेडेशन। इसमें क्या होता है डिग्रेडेशन में, अब देखिए आपके रिसेप्टर अलग हो गए, उनकी रिसाइकलिंग भी हो गई और इधर बचा क्या, इसमें एक दूसरा ट्रांसपोर्ट वेजाइकल जिसमें आपके कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल मौजूद हैं, ये फाइनली जा करके क्या हमारी एक अनदर आपका सेल ऑर्गेनेल जो लाइसोसोम होता है उससे जा करके जुड़ते हैं। लाइसोसोम ये भी हम आगे पढ़ेंगे, उससे जाके जुड़ जाते हैं और इससे जुड़ते हैं। आप जानते हैं यू नो वेरी वेल कि लाइसोसोम्स में आपके क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपके तुरंत जब इससे फ्यूज करते हैं तो इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स इस एलडीएल जो आपका कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स होती हैं उसको उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में तोड़ देते हैं। कोलेस्ट्रॉल अलग होता है, लिपिड्स में आपका फैटी एसिड्स और आपके जो कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं वो सब अलग हो जाते हैं। फिर जब अलग हो गया, जब ये डाइजेस्ट हो गया तो यहाँ से इसके लाइसोसोम के मेम्ब्रेन को पार करके जो डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इससे निकल के साइटोप्लाज्म में मिल जाते हैं। ठीक है, बाद में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसका यूज़ हमारी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में कोशिका यूज़ कर लेती है, या कुछ आपके स्टेरॉयड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके फॉर्मेशन में भी कोलेस्ट्रॉल का प्रयोग करती है। जैसे हमारा ईस्ट्रोजन एक हार्मोन हमारा बनता है उसमें बन कर लेती है। फिर आपके फैटी एसिड्स और जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनसे क्या बनना लेते हैं, ये कोशिका उसका प्रयोग कर लेती है आपका एटीपी के प्रोडक्शन में या फिर कोई दूसरे आपके मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन में आपके फैटी एसिड्स और अमीनो एसिड्स का यूज हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। दूसरा टाइप का आपका एंडोसाइटोसिस मैंने आपको बताया फैगोसाइटोसिस होता है। फैगो मीन्स मैंने आपको अभी बताया, फैगो मीन्स होता है टू ईट,
है ना, यानी जैसे हम खाना खाते हैं, मुंह से खाना खाते हैं, वैसे हमारी सेल भी, साइटोन मीन्स होता है सेल, तो कोशिका जो है जैसे हमारे जैसे हम खाना खाते हैं वैसे हमारी कोशिका भी खाना खाती है, ठीक है। तो फैगोसाइटोसिस या इसी को हम सेल ईटिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये फैगोसाइटोसिस भी एक प्रकार का आपका एंडोसाइटोसिस होता है, जिसमें हमारे जो कोशिकाएं होती हैं वो आपके कुछ आपके लार्ज सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं, लार्ज सॉलिड पार्टिकल्स, उनको इनगल्फ करती हैं। जैसे हम निगलते हैं खाने को, ऐसे कोशिका भी इसको निगलती है, इनगल्फ करती है अंदर की ओर, विच इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। और जो कोशिकाएं इस काम को करती हैं, मतलब ये जिन कोशिकाओं में ये फैगोसाइटोसिस की प्रक्रिया होती है, उन कोशिकाओं को फैगोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। फैगोसाइट्स, वे कोशिकाएं जिनमें फैगोसाइटोसिस होती है उसको फैगोसाइट्स कहते हैं। कहा जाता है हमारे बॉडी में दो तरह के फैगोसाइट्स पाई जाती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक होती है मैक्रोफेजेस और दूसरी जो फैगोसाइट सेल्स होती हैं वो होती हैं न्यूट्रोफिल्स होती हैं आपकी, ठीक है। तो हमारे शरीर में दो तरह की फैगोसाइट्स होती हैं, एक मैक्रोफेजेस कहते हैं, जो कि हमारे सभी जो बॉडी टिश्यूज होते हैं उसमें आपके ये मैक्रोफेजेस कोशिकाएं पाई जाती हैं, विच आर द फैगोसाइट्स। एंड दूसरी आपके न्यूट्रोफिल, ये आपका क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स इज अ काइंड ऑफ WBC, वाइट ब्लड कार्पसेल्स की एक वैरायटी होती है जिसको न्यूट्रोफिल कहते हैं। तो ये भी परफॉर्मेंस करती हैं फैगोसाइटोसिस का। कैसे करती हैं, थोड़ा एक बार मैकेनिज्म हम समझेंगे। हमारा जो कोशिका है, ये जैसे चाहे मैक्रोफेज ले लो चाहे न्यूट्रोफिल लेते हैं, इनकी कोशिका में मौजूद जो ये रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स से जैसे ही कोई माइक्रोब हो गया या कोई सॉलिड पार्टिकल होता है, जैसे ही रिसेप्टर से क्या करता है, बाइंड करता है, वैसे ही तुरंत इनिशिएट हो जाता है द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। ये फैगोसाइटोसिस प्रोसेस कब इनिशिएट होता है, एज सून एज द माइक्रोब आर कोई सॉलिड पार्टिकल अटैचेस विद द रिसेप्टर विच इज प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है। वो तुरंत आपका फैगोसाइटोसिस को प्रोसेस को इनिशिएट कर देता है। और उसमें होता क्या है, तुरंत ही इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये साइटोप्लाज्म, ये दोनों क्या करते हैं, ऐसे उस माइक्रोब या सॉलिड पार्टिकल के दोनों तरफ से उठ जाते हैं, उठ करके क्या बना लेते हैं, कुछ पैर जैसा, पैरनुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, स्यूडोपोड्स। स्यूडोपोड्स क्या होते हैं, स्यूडोपोड्स बना लेते हैं। स्यूडो मतलब होता है फॉल्स और पोडास मीन्स होता है फीड या फूड, है ना। तो फॉल्स फूड यानी हमारे जैसे पैर होते हैं ऐसे ये भी पैरनुमा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, लेकिन वो फॉल्स, नकली होता है, इसीलिए इसको स्यूडोपोड्स कहा जाता है। तो ये क्या है, इस माइक्रोब के चारों ओर ऐसे स्यूडोपोड्स बना लेते हैं, इसको घेर लेते हैं, बाद में ये आपस में यहाँ पर जुड़ जाते हैं और ये एक वेजाइकल आपकी पिंच ऑफ हो जाती है इनसाइड द सेल, अंदर की ओर एक वेजाइकल छूट जाती है। जो वेजाइकल बनती है उसको हम कहते हैं फैगोसोम। ये फैगोसोम तुरंत जैसे ही अंदर आता है, चूंकि इसमें माइक्रोब्स रहते हैं, वो तुरंत लाइसोसोम से अटैच होता है। अटैच होते ही लाइसोसोम में आपको पता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो तुरंत इस माइक्रोब्स को तोड़ ताड़ के खा पी के पचा देता है। पचाने के बाद जो भी उसके बाद अनडाइजेस्टेड जो मटेरियल बचा होता है वो उसी तरह से इस वेजाइकल में बचे इस कोशिका में भ्रमण करता रहता है, ठीक है। तो यही प्रोसेस है आपका फैगोसाइटोसिस। कहते हैं ये मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स दे फॉर्म वेरी स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। ये हमारा एक तरह से डिफेंस सिस्टम बनाती हैं, दोनों मैक्रोफेजेस और आपके न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं डिफेंस सिस्टम बनाते हैं, सुरक्षात्मक प्रणाली बनाते हैं हमारे बॉडी का।
और किससे बचाते हैं, जो भी आपकी इनवेडिंग हमारे जो माइक्रोब्स होते हैं, चाहे बैक्टीरिया या वायरसेस जो कि हमारे कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं, उसको तुरंत ये खा पी के पचा लेते हैं बाय मीन्स ऑफ दिस प्रोसेस विच इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। जो हमारी कोशिकाएं हमारे ब्लड में आपकी आरबीसी कोशिकाएं होती हैं, वो भी हमारा पर डे मरती रहती हैं। तो जो वार्न आउट सेल्स होती हैं उनको भी ये जो मैक्रोफेजेस होते हैं यही उसको इनगल्फ कर लेते हैं, खा पी करके पचा देते हैं। इसके अलावा जो भी बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो भी अगर आते हैं तो इसी मेथड से ये मैक्रोफेजेस हों या ये जो WBC आपकी न्यूट्रोफिल्स होते हैं ये इसको खा पी करके पचा देती हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फैगोसाइटोसिस। तीसरा प्रकार का जो आपका एंडोसाइटोसिस मैंने बताया वो है आपका बल्क फेज एंडोसाइटोसिस। बल्क फेज एंडोसाइटोसिस या इसी को हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस मैंने आपको अभी बताया, पिनो मीन्स होता है क्या, टू ड्रिंक। जैसे हम पानी पीते हैं वैसे हमारी कोशिकाएं भी इस तरह से पानी पीती हैं, टू ड्रिंक। साइटोन मीन्स सेल, और इसीलिए इस पिनोसाइटोसिस को हम सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं। तो इसमें होता क्या है, इस बल्क फेज एंडोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस या सेल ड्रिंकिंग में, वो अभी मैंने जो दो टाइप आपके एंडोसाइटोसिस के बताया, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस, उसमें आपका रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद। जो आपके ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, वह रिसेप्टर से आपका इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में कोई भी रिसेप्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक है, अधिकांश हमारी शरीर में मौजूद जो अधिकांश कोशिकाएं होती हैं वो पिनोसाइटोसिस करती हैं। कुछ कोशिकाएं जैसे हमारी जो किडनी की और हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाने वाली जो आपकी एब्जॉर्प्टिव सेल्स होती हैं, जो एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं, वो एब्जॉर्प्टिव सेल्स जो होती हैं वो पिनोसाइटोसिस मेथड से आपका जो भी वाटर ड्रिंकिंग है या एब्जॉर्प्शन का प्रोसीजर है उसको करती हैं इस पिनोसाइटोसिस के द्वारा। कौन कौन सी, किडनी और इंटेस्टाइन की जो एब्जॉर्प्टिव सेल्स होती हैं उसमें आपका ये पिनोसाइटोसिस देखा गया है। हालांकि अधिकांश हमारी सभी कोशिकाओं में आपका पिनोसाइटोसिस होता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, कुछ नहीं होता है। इसमें हमारा जो भाई कोशिका के बाहर आपका जो क्या मौजूद होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, उसमें आपका जो डिजॉल्व सॉल्यूट्स होते हैं अलॉन्ग विद सम वाटर, उनको अगर हमको कोशिका को अगर लेना है अंदर अपने सेल के अंदर लेना है तो कैसे होता है, सिंपली जैसे ही क्या होता है, इसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं उसमें हल्का सा एक गड्ढा बनता है, अंदर की ओर धंसती है, और उसमें क्या होता है, जो डिजॉल्व सॉल्यूट्स होता है अलॉन्ग विद सम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड उसके साथ आकर के इसमें बंद हो जाती है। फिर ये दोनों एज आपस में जुड़ जाते हैं और इट पिंचेज ऑफ फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो है टूट जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, आ जाती है साइटोप्लाज्म से। इस तरह से आपका ये जो है जो डिजॉल्व सॉल्यूट होता है अलॉन्ग विद द फ्लूइड वो आपका क्या होता है, इस वेजाइकल में बंद रहता है। उसके बाद तुरंत हमारे कोशिका में मौजूद जो एक सेल ऑर्गेनेल होता है लाइसोसोम, जिसमें आप जानते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ये इस वेजाइकल से अटैच करता है और इसमें मौजूद जो भी डिजॉल्व सॉल्यूट्स होते हैं उनको आपका डाइजेशन कर देता है। और उसके बाद डाइजेशन के बाद जो डाइजेस्टेड मटेरियल होते हैं वो इसके द्वारा बाहर निकल जाते हैं, और हमारी कोशिकाएं ये जो भी आपके डाइजेस्टेड मटेरियल होता है लाइक फैटी एसिड हो या अमीनो एसिड्स हो, उनका वेरियस पर्पसेस में यूटिलाइजेशन कर देती हैं। तो इस तरह से आपका ट्रांसपोर्ट इन वेजाइकल्स में पहला टॉपिक आपका एंडोसाइटोसिस कंप्लीट हुआ, जिसमें मैंने आपको 3 प्रोसीजर पढ़ाया, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, दूसरा आपका फैगोसाइटोसिस और तीसरा पिनोसाइटोसिस। तो हमारे एड्स होता है, एड्स आप जानते ही हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो कि एक वायरस से होता है जिसका नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। वो हमारा जो HIV वायरस होता है, HIV वायरस, वो हमारा इन तीनों एंडोसाइटोसिस में से आपका जो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस होता है, इसी मेथड से कोशिका के अंदर प्रवेश करता है, उसी मैकेनिज्म का इस्तेमाल करता है। ये WBC ही होती हैं जिसको हम T सेल्स बोलते हैं, है ना, T सेल्स, T कोशिकाएं होती हैं,
उन टी कोशिकाओं में मौजूद जो रिसेप्टर वो यूज करता है वो होता है CD4 रिसेप्टर होता है। ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, पूछा जाता है कि हमारे जो HIV वायरस होता है वो इन एंडोसाइटोसिस के जो 3 मेथड बताए उसमें से कौन सा यूज करता है, तो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस उस मैकेनिज्म का यूज करता है। और हमारे टी सेल्स होते हैं उन टी सेल्स में कौन सा रिसेप्टर, CD4 रिसेप्टर होता है, उसी से बाइंड करके और कोशिका के अंदर प्रवेश करता है। तो इसका ध्यान रखेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द एंडोसाइटोसिस। अब आप मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि सारी वीडियोज़ मेरी आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।